हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो पीडीटी आचार्य के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ फॉर हिस्टोरियंस टू डिग फॉर टेल रिमेन्स नॉट बिगेट्स। ये आर्टिकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर और सेकुलरिज्म के ऊपर आया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे, चांस टू स्ट्राइक गोल्ड ड्यूरिंग द कुवैत विजिट। ये आर्टिकल इंडिया कुवैत रिलेशनशिप के ऊपर आया है। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करने वाले हैं कुवैत, सो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेंस के लिए यार, और इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉस्टी एंड बिटर, जो लोकसभा का विंटर सेशन अभी ख़त्म हुआ है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, जो कि लीस्ट प्रोडक्टिव, वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। इसे डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, इट इज़ फॉर हिस्टोरियंस टू डिग फॉर टेल रिमेन्स नॉट बिगर्ड्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कीवर्ड्स की बात करें तो सेक्युलरिज्म कीवर्ड रहेगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की एक्ट कीवर्ड रहेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल है पीडीटी आचार्य के द्वारा लिखा गया है, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के, और ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स होंगे तभी ये यहाँ पर पहुँचे होंगे, और इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल अच्छा है। मेनली इसमें ये कहा गया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इसलिए लाया गया था ताकि जो सेक्युलर कैरेक्टर है देश का वो चेंज ना हो। जहाँ पर भी 1947 में जितनी भी वर्कशिप वाली साइट है उनका कैरेक्टर चेंज ना किया जाए, और लगातार जो कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो सर्वे ऑर्डर कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन है अंडर आर्टिकल 26। ये ओवरऑल इनका कहना है। इसके पीछे इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं, उन्हीं रीज़न के बारे में चर्चा करेंगे। Normally, digging at historic site is done by archaeologist and historian in search of lost civilization or an ancient city or some signs of mythological events. But nowhere in the world in the modern age is an excavation done underneath a place of worship of one religion to find the remains of place of worship of another religion. So पीडीटी आचार्य का कहना ये है कि भाई किसी भी हिस्टोरिक साइट पे डिगिंग करना, एक्सकवेशन करना बहुत अच्छी बात है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि उन्हें कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन मिल जाए, या फिर कोई एंशिएंट सिटी मिल जाए, या फिर कोई मैथोलॉजिकल इवेंट्स के कुछ साइन मिल जाएं कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर हुई होगी, द्वारका यहाँ पर मिल सकती है। इन सारे पर्पस के लिए अगर आप डिगिंग या फिर एक्सकवेशन करते हैं तो ये एक सेक्युलर चीज़ है। लेकिन दुनिया में स्पेशली मॉडर्न एज में कहीं पर भी इसलिए डिगिंग नहीं की जाती है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में कि ये देखा जाए कि दूसरे प्लेस ऑफ दूसरा जो है रिलीजन का ये प्लेस ऑफ वर्शिप था या नहीं। बेसिकली इनका कहना है, जैसे ज्ञानवापी हो गया, इसके अलावा जो अभी संबल रीजन में हुआ है, और आपका मथुरा हो गया, काशी हो गया, ये जो डिस्प्यूटेड साइट है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिस्प्यूटेड है, वहाँ पर एक्सकवेशन के जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, डिगिंग के जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और इट्स अ नॉन सेक्युलर एक्ट। वाइल डिगिंग इन सर्च ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए आप डिगिंग कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेक्युलर एक्ट है, उसके लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करिए, डिगिंग करिए। लेकिन एक प्लेस ऑफ वर्कशिप पे दूसरे रिलीजन की प्लेस ऑफ वर्कशिप को ढूंढना, इट्स अ नॉन सेक्युलर एक्ट। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जो थे इसके पहले, उन्होंने एक ओरल ऑब्जर्वेशन किया था 2022 में कि सर्वे में नॉट नेसेसरी फाउल ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो ये एक ट्रिकी ऑब्जर्वेशन था जिसमें उन्होंने जस्ट एक ओरल ऑब्जर्वेशन किया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है
उसके अंदर सर्वे को रोका जाए। लेकिन अभी समझेंगे कि जब एक बार सर्वे हो जाता है और अगर इस तरह के रिमेन्स मिल जाते हैं तो ये जो इशू है वो कितना संवेदनशील बन जाता है। सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में देख लेते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। राम जन्मभूमि का जो उस समय मूवमेंट चल रहा था, उसी के बैकड्रॉप में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट एनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इस एक्ट में जो बाबरी मस्जिद वाली डिस्प्यूटेड साइट थी उसको बाहर रखा गया था। उसके अलावा जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको इस पर्टिकुलर एक्ट में इंक्लूड किया गया था। उस समय जो कम्युनल टेंशन थी वो बहुत हाई थी और उसी के बैकड्रॉप में ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे लोगों ने से इस एक्ट को जो है लैंडमार्क बताया था, कहा था कि भाई ये इंडिया के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्ट में है क्या? दिस एक्ट बार द कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी इन द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। It declares that the religious character of the place of worship existing on the 15th day of the August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। इन्होंने कहा कि भाई 15 अगस्त के दिन अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप अगर वहाँ चर्च है तो वो चर्च रहेगा, उसके बावजूद भी अगर वहाँ मंदिर बना है तो मंदिर रहेगा, अगर वहाँ मस्जिद है मॉस्क्यू है तो मॉस्क्यू रहेगा। बात ख़त्म। 1947 में जो भी रिलीजियस कैरेक्टर होगा प्लेस ऑफ वर्शिप का वही रहने वाला है, उसे चेंज नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ कही, The act further provide that any suit or appeal seeking to convert the religious character of a place of worship existing on 15th August 1947 pending before any court or tribunal shall abate on the commencement of the act। तो बहुत सारे ऐसे places of worship थे जो कि डिस्प्यूटेड थे, जहाँ पर डिस्प्यूट हो रखा था कि उसके कैरेक्टर को लेके इस तरह का डिस्प्यूट था। तो इस एक्ट में क्लियर कट कहा कि जो भी केसेस चल रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश के कोर्ट्स में इस तरह के डिस्प्यूट के उन सारे केसेस को ख़त्म किया जाता है इस एक्ट के बाद, चाहे वो ट्रिब्यूनल के सामने हो, चाहे लोअर कोर्ट के सामने हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने हो। हालांकि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट को इससे बाहर रखा गया था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि अगर इसी तरह का डिस्प्यूट के लिए कोई सूट फाइल किया जाता है या कोई अपील की जाती है या कोई केस फाइल किया जाता है फ्यूचर में, तो उसे भी जो कोर्ट होगा वो उस तरह के अपील को नहीं रजिस्टर करेगा, नहीं उस तरह के केस को लिया जाएगा। इतनी सिंपल सी बात जो है इस एक्ट के अंदर लिखी गई थी। लेकिन इसी एक्ट को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया 2020 में। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड्स that date of August 15, 1947 was fixed arbitrarily and that this act takes away judicial review। so इसमें दो चीज़ों पर, दो ग्राउंड पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की मांग की जा रही है। पहला तो ये कहा कि भाई 15 अगस्त 1947 एक आर्बिट्री डेट है ना, इस डेट के हिसाब से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर है वही कैरेक्टर है। पहले की भी डेट ली जा सकती है, एंशियंट टाइम की भी डेट ली जा सकती है। सो अगर देखें तो यहाँ पर जो रैशनल था, जो लॉजिक था, जो एक्ट बनाने वाले पार्लियामेंटेरियंस का, वो यही था कि भाई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को ट्रांसफ़र करके गई पावर, तो उस समय में है ना जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का वही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो हो सकता है आज जहाँ मॉस्क्यू है वहाँ पर मंदिर निकले, मंदिर हटा के और नीचे जाओगे तो हो सकता है वहाँ जैन मठ निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल केदारनाथ की बात कर लें, केदारनाथ में पहले बुद्धिस्ट मठ था, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर शिव मंदिर बना। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ऑब्वियसली जो रिलीजियस कैरेक्टर है जितना पीछे जाते जाएंगे बदलते जाएगा। तो क्या अब केदारनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए? तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार ने और उस समय पार्लियामेंटेरियंस ने सोच करके ये डिसाइड किया कि भाई 15 अगस्त को क्योंकि हम आज़ाद हुए हैं, तो ये एक लॉजिकल चीज़ है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को
क्या किया, डिफीट किया और मुग़ल एम्पायर जो है उसका फाउंडेशन रखा। उस समय की डेट दी जाए या उसके पहले की डेट दी जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मतलब लॉजिकल भी नहीं है। तो पहला जो आर्गूमेंट है वो तो मतलब वैलिड नहीं है। ओवरऑल जो 15 अगस्त 1947 है ये एक सोच समझ करके ये डेट डिसाइड की गई है। नेक्स्ट क्या है कि जुडिशियल रिव्यू ले लिया गया है, किसके द्वारा, एक्ट के द्वारा। किससे ये राइट ले लिया गया है, कोर्ट से ले लिया गया है कि आप एंटरटेन ही नहीं कर सकते इस तरह के केसेस को जो कि डिस्प्यूट से रिलेटेड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के या उसके रिलीजियस कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहा है। तो ये जो आर्गूमेंट है ये भी गलत है। कैसे गलत है, इसमें कोई मेरिट नहीं है। द एक्ट डिक्लेयर दैट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट all pending suit, appeal or proceeding seeking to convert a place of worship of one religion existing as on August 15, 1947 into that of another religion or altering the religious character of a place of worship shall abate। एक्ट में सिर्फ इतना कहा गया है कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा केस आता है जिसमें एक प्लेस ऑफ वर्शिप के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए पेटिशन फाइल की जाती है या डिस्प्यूट हो रहा है और वो डिस्प्यूट आपके पास आ रहा है, तो वो डिस्प्यूट आपको लेना नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिस्प्यूट की यहाँ बात की जा रही है। वो पर्टिकुलर काइंड क्या है कि प्लेस ऑफ वर्शिप के कैरेक्टर को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि जो कोर्ट है, नो कोर्ट शैल हैव एनी जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सूट अराइजिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि भाई प्लेस ऑफ वर्शिप से किसी भी तरह का सूट अराइज होता है या किसी भी रिलीजन के, तो वो कोर्ट जो है एंटरटेन नहीं कर सकती। सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ केस को जो कोर्ट है वो एंटरटेन ना करे। और इसके पीछे का लॉजिक भी ये है कि मान लीजिए सर्वे कर लिया गया, सर्वे हो गया तो पता चला वहाँ पर तो मंदिर था या फिर मस्जिद थी। तो जो लोग चाहते हैं कि भाई पुरानी चीज़ें आएँ, वापस मंदिर बने या फिर वापस मस्जिद बने या वॉटेवर जो भी चाहते हैं, तो ऐसे में डिस्प्यूट होंगे, कम्युनल हार्मनी को खतरा होगा। अगर इस तरह की चीज़ें होगी तो ओवरऑल जो सोसाइटी है उसमें क्योस होगा, पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। अगर पीस नहीं रहेगा तो इकॉनमी अच्छी नहीं रहेगी। हमेशा इकॉनमी अच्छी तब होती है जब पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर, पीस इंश्योर कर सके सरकार ये सब नहीं कर पाएगी, कम्युनिटी के बीच में टेंशन रहेगी तो इकॉनमी अच्छी नहीं रहेगी। इकॉनमी अच्छी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली यार कैसे पैसे कमाओगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। लोअर कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ये ऑर्डर कर दिया कि भाई सर्वे किया जा सकता है और उसके थ्रू रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शुरू में मैंने बताया था उन्होंने एक ओरल ऑब्जर्वेशन दिया था। इसके कारण जो संभल है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर वायलेंस हुआ, कुछ लोगों की जान चली गई और इसी तरह की चीज़ें आगे भी हमें देखने को मिल सकती है। ज्ञानवापी हो गया आपका, काशी मथुरा, और ये बहुत सारी ऐसी डिस्प्यूटेड साइट है जहाँ पर आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है ना। ताजमहल के अंदर भी कई लोग चाहते हैं कि वहाँ पर भी डिगिंग की जाए, वहाँ पर भी कोई मंदिर निकल कर आ ही जाएगा। सो जो लोअर कोर्ट है उन्होंने ये चेक भी नहीं करना चाहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था या फिर ऑर्डर दिया था, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऑब्जर्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर जज का ऑब्जर्वेशन बस होता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। यहाँ पर लोअर कोर्ट के जजेस के द्वारा मिस्टेक हुई है। अगर जो एक्ट है उसकी हम क्लोज रीडिंग करें तो जो एक्ट है उसने एक्ट ऑफ कन्वर्जन को ही प्रोहिबिट नहीं किया है बल्कि सर्वे को भी प्रोहिबिट किया है। अगर उसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है, अगर आप सर्वे करा रहे हैं और आपके इंटेंशन बढ़िया हैं तो कोई बात नहीं। अब इंटेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है इसे भी समझ लेते हैं। मान लो कि एक डॉक्टर है, आपको बचाना चाह रहा है, गलती से आप मर गए। एक डॉक्टर है, आपको बिल्कुल बचाना नहीं चाह रहा है और आप मर गए। दोनों केसेस में आपको पता कैसे चलेगा कि डॉक्टर
अच्छा था या बुरा था, आप उसके इंटेंशंस को देखोगे तो कहीं ना कहीं जो इंटेंशन होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपका एक्ट सही है या नहीं है। सो यहाँ पर भी जो इंटेंशन है, अगर वो हिस्टोरिक साइट्स को डिगिंग करने का ये है कि भाई कुछ नई हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये इंटेंशन है सर्वे करने का कि रिलीजियस कैरेक्टर को चेक किया जाए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप के को कन्वर्ट किया जाए, है ना, दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप में, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एज दैट स्टैंड सेटल, एनी अटेम्प्ट टू रिजेक्ट द डिस्प्यूट और गेट एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट वुड बी क्लियरली इन वायलेशन ऑफ द एक्ट। ये क्लियरली एक्ट में दिया हुआ है। वाइसली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है जितनी भी लिटिगेशन थी रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप टिल इट फाइनली डिटरमाइन द इश्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एक्ट। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, इस पर हमने डिस्कशन भी किया था। कहा है कि अब कोई भी जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन लगी है सब पे बैन लगा दो, कोई आएगी नहीं, कोई नए सूट नहीं फाइल किया जाएगा, कहीं कोई सर्वे नहीं होगा। अब एक और आर्गूमेंट यहाँ पर इनके द्वारा दिया जा रहा है कि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये अगर नहीं भी लाते तो भी इस तरह से सर्वे कराना और कैरेक्टर को चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 26 के अगेंस्ट में। रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 26 टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में क्लियर कट ये कहा गया है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है या पर्टिकुलर रिलीजन है वो अपने रिलीजियस मैटर को खुद, अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ आर्टिकल 26 में लिखी हुई है। और अगर कोई बाहर से हस्तक्षेप करता है तो वो बेसिकली इंटरफेरेंस होगा और कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट का क्या होगा, वायलेशन होगा। तो यहाँ पर भी जो कोर्ट हैं जो इस तरह के ऑर्डर कर रहे हैं सर्वे के, है ना, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं भी होता तब भी ये एक तरीके से आर्टिकल 26 का वायलेशन है। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन ये डिसाइड कर सकता है कि उसके जो रिलीजन अफेयर है उसको वो किस तरीके से मैनेज करना चाहे, है ना। अगर एक्ट नहीं भी होता तो जो एक्सकवेशन, सर्वे और इस तरह की चीज़ें हो रही है विद द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, ये एक तरीके से कंप्लीट वायलेशन है आर्टिकल 26 का, ऐसा जो है राइटर का कहना है। सो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का आने वाला वर्डिक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स इंडियन एज अ सोसाइटी के लिए, क्योंकि इंडिया के जो सेक्युलर कैरेक्टर है उस पर कहीं ना कहीं एक खतरा आ सकता है, क्योंकि इस तरीके से फिर सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इतने सारे डिस्प्यूट, सब में कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। और ऐसे में हो सकता है कि जो कम्युनल हार्मनी है इंडिया में, जो बाय एंड लार्ज जो है सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा इंश्योर की जा रही है, वो ना रहे और इंडिया का सेक्युलर कैरेक्टर भी खतरे में आ सकता है। यही हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ चांस टू स्ट्राइक गोल्ड ड्यूरिंग द कुवैत विजिट। आर्टिकल द हिंदू में आया है GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कुवैत विज़िट होने वाली है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। 43 ईयर्स के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुवैत विज़िट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर कुवैत गए थे वो इंदिरा गांधी जी थी, जो 1981 में कुवैत विज़िट किए थे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विज़िट थी 2022 जनवरी में होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं वो वेस्ट एशिया को लेकर के। अगर आप गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें, GCC की बात करें, तो GCC की ऑलमोस्ट हर कंट्री को उन्होंने विज़िट किया है। GCC में कौन कौन सी कंट्री हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। ईरान नहीं है, इसको याद रखना। बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। कुवैत है ऑब्वियसली, जब GCC की बात करेंगे, और कुवैत का तो आर्टिकल भी है, तो GCC में कुवैत तो है ही। कतर है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है और बहरीन है। ये टोटल 7 कंट्रियाँ आपको, 6 कंट्रियाँ टोटल GCC का पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ईरान नहीं है, ये अच्छे से याद रखेंगे। सऊदी अरेबिया
और ईरान में दोनों में राइवलरी है। वैसे भी आपको इतना तो पता ही है, अगर गलती से ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो ओपेक को छोड़ के आपको कहीं साथ नहीं दिखने वाले हैं ये, ठीक है। ये आपको एकदम हैक दे दिया हूँ मैंने कि कहीं भी ऑप्शन में दोनों दिखें तो ओपेक है तो ही मतलब दोनों को साथ में रखना है, अदरवाइज़ दोनों में से एक आंसर पक्का होगा, ठीक। सो जीसीसी की जो कंट्रीज़ हैं, टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, 6 को मैंने अभी बताया, उस पर लगभग हर बार एक ना एक बार विज़िट तो किया है मोदी जी ने पिछले 10 सालों में। कुछ कंट्री में तो 2-3 बार विज़िट भी हो गई है, लेकिन कुवैत ऐसी कंट्री थी जहाँ पर अभी तक विज़िट नहीं किया है। इंडिया की वेस्ट एशिया एंगेजमेंट में यही एक कंट्री है जहाँ पर विज़िट नहीं किया, और ऑब्वियसली थोड़े बहुत गैप तो रहेंगे, इन्हीं गैप को भरने के लिए, है ना, मोदी जी के द्वारा ये विज़िट की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये विज़िट की जा रही है। अब आखिर कुवैत इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये देखना तो ज़रूरी है कुवैत इम्पॉर्टेंट क्यों है, वरना ऐसे तो कोई कंट्री विजिट नहीं करती, कोई कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट विजिट नहीं करते। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द रीजन, इट होल्ड सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो भाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है इस कंट्री की। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी जगह है। लोकेटेड एट द नॉर्थ ईस्ट एंड, ये गलत लिखा हुआ है आर्टिकल में, ये नॉर्थ वेस्टर्न एंड में है ऑफ द पर्शियन गल्फ। इट शेयर बॉर्डर विथ इराक एंड सऊदी अरेबिया एंड होस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन मिलिट्री बेसिस। ठीक, तो फोटो दिखा देता हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न पर्शियन गल्फ रीजन में है ये, ठीक। ये देख सकते हो आप, है ना, कतर दिख रहा है, पर्शियन गल्फ जहाँ लिखा है वो दिख रहा है, और उसके ऊपर नॉर्थन साइड और वेस्टर्न साइड में कुवैत दिख रहा है, इराक और सऊदी अरेबिया से बाउंड्री बनाता हुआ। होपफुली ये आपको फ़ोटो क्लियर है, इसकी लोकेशन क्लियर है। पर्शियन गल्फ में तो स्ट्रेटेजिक तो इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाती है, तेल तो होगा ही होगा इनके पास, ये भी कंफर्म हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के वो भी हैं, इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस को भी कुवैत होस्ट करता है। ये एकमात्र ऐसी मोनार्की इस रीजन में जहाँ पर सक्सेसफुली डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंट की जा चुकी है। ऑन रीजनल इशू की अगर हम बात करें तो लगभग हर केस में इनका जो स्टांस होता है न्यूट्रल होता है ना, इंटरलोकेटर का काम करते हैं, मीडिएशन का काम करते हैं। छोटी कंट्री है तो छोटी कंट्री है तो वो किसी का साइड ले नहीं सकती, इसलिए शांति से अपना न्यूट्रल स्टेंस रहता है, शांति इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, पीस इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ ऑयल रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट देखा जाए तो ऑयल रिज़र्व इन्हीं के पास है। ओपेक के ये फाउंडिंग मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। इसके साथ साथ वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट बास्केट सॉवरेन वेल्थ फंड है। सॉवरेन वेल्थ फंड मतलब क्या होता है, ये सरकार का फंड होता है ना। सॉवरेन जब भी बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट का फंड हो जाएगा। इस फंड के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में। ये जो फंड है कौन मैनेज कर रहा है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मैनेज कर रही है, और ये 4th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। नॉर्वे, चाइना और यूएई, ये 3 कंट्री हैं जिनके सॉवरेन वेल्थ फंड सबसे बड़े हैं। चौथे नंबर पे ये है, लगभग 924 बिलियन का ये फंड है, और ये इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग प्रोजेक्ट में। अब इंडिया और कुवैत के बारे में बात करते हैं। अनटैप पोटेंशियल जो दोनों कंट्री के बीच में है उनकी बातें कर लेते हैं। दोनों ही कंट्री के बीच में जो रिलेशन रहे हैं वो बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन दोनों ने एंजॉय किए हैं, और जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बिल्ट हैं ऑफ हिस्ट्री and cultural bonds. India was one of the first country to establish diplomatic ties with Kuwait following its independence from the British protectorate in 1961. So 1961 में इन्हें आज़ादी मिली, और सबसे पहले इंडिया ही था जो इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया। और इनफैक्ट 1961 के पहले यहाँ पर रुपी लीगल टेंडर हुआ करता था। तो ऑब्वियस है अगर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट है तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी हमें देखने को मिल जाएंगे, और ऐसा है भी। पीपल टू पीपल टाइज ट्रेडिशनली बहुत अच्छे रहे, और मेन एंकर रहा है बायलैटरल रिलेशनशिप का हमारे और कुवैत के बीच में। अगर आप ट्रेड की बात करें, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया कुवैत का। लगभग $10.47 बिलियन का ट्रेड होता है इंडिया और कुवैत के बीच में। फिस्कल ईयर 2023 और 24 का ये डेटा है। इंडिया की 3% ऑफ टोटल एनर्जी नीड्स को कैटर कर रहा है कुवैत।
सो इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, कहाँ से, कुवैत से। इसके साथ साथ जो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जो सॉवरेन फंड है, उसके थ्रू इनडायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है। लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस फंड के थ्रू कर रहा है। पेंडेमिक एरा के समय देखें तब भी दोनों कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है वार्मथ रिलेशन दिखाए थे और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्रदरहुड शो किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था। इंडिया ने लगभग 2 लाख वैक्सीन डोजेस कुवैत को प्रोवाइड किए थे। उसके साथ साथ जो सेकेंड वेव थी उसमें कुवैत ने इंडिया को 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर्स और बहुत सारे मेडिकल सप्लाईज इंडिया को दिए थे। सो ओवरऑल अगर रिलेशन देखें तो काफ़ी अच्छे खासे रिलेशन है, दोनों में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। पीपल टू पीपल डायस्पोरा की बात करें तो लगभग 4.9 पॉपुलेशन है यहाँ की, उसमें से 1 मिलियन तो इंडियंस हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेट्रियाट ग्रुप है कुवैत में। एज अ स्पेशल गेस्चर अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कुवैत इन मार्च 2023। एक वीकली हिंदी रेडियो प्रोग्राम चालू किया गया है, नमस्ते कुवैत, किसके द्वारा, कुवैत नेशनल रेडियो के द्वारा। अप्रैल 2024 से लगभग 26 ऐसे स्कूल हैं कुवैत में जहां पर CBSE करिकुलम चलाया जा रहा है, जिसमें 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 12 जून को एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 40 इंडियंस की जान चली गई थी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने के कारण। तुरंत जो है कुवैत ने हेल्प की और मोटल्स को कहाँ भेजा गया, इंडिया भेजा गया, रिपेट्रिएटेड किया गया। सो ओवरऑल अच्छे खासे टाइज हैं, पर अब समय आ गया है अपने टाइज को एलिवेट करने का, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का, है ना। इतने अच्छे टाइज और गुडविल और म्यूचुअल ट्रस्ट होने के बावजूद भी अभी तक के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा साधारण है, उसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जा सकता है। उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है PM मोदी की ये विजिट। सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, FTA साइन किया जा सकता है जो कि आइडियल स्टार्ट है। एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया जा सकता है। इसके साथ साथ इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ज्वाइन करने के लिए कुवैत को इनवाइट किया और ऑब्वियसली ये जो विजिट होगी उसमें ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। KIA कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और इंडिया का जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये दोनों के साथ एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो भाई ग्रोथ ही ग्रोथ हो सकती है इंडिया। ठीक है, NIIF के बारे में प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो चांसेस बहुत कम है कि इसके ऊपर रिलेटिव सेम क्वेश्चन पूछा जाए, पर स्टिल आपको पता होना चाहिए इस फंड के बारे में, है ना। लगभग 40,000 करोड़ का ये फंड है ना। एक बार आप रीड करके देख लीजिएगा, इसमें सरकार का कुछ कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन है, 49-51 के अराउंड ये कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक, सो अगर ये दोनों फंड मिल जाएं और इंडिया में इन्वेस्ट करें तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, और कुवैत इसके साथ साथ इंडिया का इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑयल पार्टनर भी बन सकता है। इंडिया क्या कर सकता है कुवैत के लिए, बढ़िया बढ़िया एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या करे, सेटअप करे। फॉर एग्जांपल IIT, IIM, ये सारी चीज़ें इंडिया सेटअप कर सकता है। मेनली तो वहाँ पर क्या है, इंडियंस ही हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन है, तो उन्हीं के लिए कर ले। इसके साथ साथ मॉडर्न हॉस्पिटल वहाँ पर सेटअप कर सकता है, जिससे P2P टाइज इम्प्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा कुवैत जो है एडिशनल सीट्स मांग रहा है एयरलाइंस की, ये रिक्वेस्ट किया है। लगभग 12,000 सीट्स पर वीक अलॉट किया गया है कुवैत को, तो वो जो एग्जम्पशन है वो डिमांड कर रहा है। हालांकि वो जो रिक्वायर्ड कोटा है वो फुलफिल नहीं करता, लेकिन ये एग्जम्पशन डिमांड कर रहा है। अगर PM मोदी जो है इस विजिट में ये एग्जम्पशन दे देते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी, दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। सो द स्कोप ऑफ इंडिया कुवैत टाइज इज ह्यूज एंड विश लिस्ट एंडलेस। होपफुली दिस विजिट will provide the perfect platform to kickstart a golden era in this very important bilateral relationship। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। ये आप बढ़िया सा जो है क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। ये जो विजिट होगी ये एक अच्छा दौर लेकर आएगी दोनों के रिलेशनशिप में। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है फ्रॉस्टी एंड बिटर। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा का जो विंटर सेशन था पहला वाला, वो समाप्त हुआ है 20 दिसंबर को। और अगर आप पिछली 6 लोकसभा उठाकर देखें तो जो लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन था
पिछली 6 लोकसभा में वो यही वाला था, फर्स्ट विंटर सेशन ऑफ 18th लोकसभा। और बहुत ही एक्रोमेनियस वे में जो है ये जो सेशन है ख़त्म हुआ है। हमने सब कुछ देख लिया इस सेशन में, लड़ाई झगड़ा मार पीट न जाने क्या क्या हो रहा था। कहीं एथिक्स कहीं मॉरल्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर आप देखें तो ये जो बहुत ही जो है ख़तरनाक टाइप का सेशन था। हालांकि शुरुआत जो है ठीक ठाक हुई थी। जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन है उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद इसे जॉइंट कमेटी को भेज दिया गया है। लेकिन ओवरऑल देखें तो केवल 4 ऐसे बिल हैं जो कि पास हुए हैं, 1 लोकसभा से 3 राज्यसभा से। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जगदीप धानखड़, उनके अगेंस्ट में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया गया था अपोजिशन के द्वारा। हालांकि इसे डिप्टी चेयरमैन ने रिजेक्ट ज़रूर कर दिया है। इसके अलावा जो अमित शाह जी का अंबेडकर जी के बारे में जो बात कही गई उसको बहुत ज़्यादा जो है तोड़ मरोड़ कर अपोजिशन के द्वारा इस्तेमाल किया गया। बीजेपी का कहना है कि उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और उसके बाद जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। बिल्कुल स्टॉल कर दिया गया है पार्लियामेंट को, स्लोगनरिंग हो रही है और एक भी तरीके से बिल जो है पास नहीं होने दिए जा रहे हैं। लगभग 40% प्रोडक्टिविटी थी इस बार राज्यसभा की। 43 आवर्स 27 मिनट्स के लिए ये मिले थे। वहीं लोकसभा की लगभग 54.5% जो है प्रोडक्टिविटी देखने को मिली है। यूएस का जो गवर्नमेंट का अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन था ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आपको इस मुद्दे के कारण बहुत स्लोगनरिंग और स्टॉल देखने को मिला है पार्लियामेंट में। सो ओवरऑल ये जो आपका सेशन था बहुत ही लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन था और फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट डिबेट करने के लिए बनाई जाती है, नारे लगाने के लिए नहीं बनाई जाती। प्रोटेस्ट करने का तरीका है आप डिबेट करिए जितनी आपको डिबेट करना है। हालांकि जो अपोजिशन है वो ये कहेगा कि जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब उन्होंने भी इसी तरीके से सारी चीज़ें की गई थी और जो एलिगेशंस है वो एक दूसरे के ऊपर लगाए जाएंगे। सो बेहतर ये होगा कि यार थोड़ा नैतिकता दिखाई जाए। एटलीस्ट जो हमने देखा है इस बार मारपीट चल रही है, इस तरह की चीज़ें एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली जनरेशन को हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट इस तरीके से चलती है, ये एक बहुत ही दुखदाई स्टेट है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।